बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। भाग 13 में हम चर्चा करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की एक और बीजगणितीय विधि की, जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। देखिए वज्र गुणन विधि क्या है, मैंने पहले ही आपको बताया है। वज्र गुणन विधि है द्विचर रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की एक बीजगणितीय विधि। इस विधि से हम दिए गए द्विचर रैखिक समीकरण युग्म का किस प्रकार से हल ज्ञात करते हैं, आइए बच्चों सीखते हैं। देखिए जो भी समीकरण युग्म आपको दिया गया है उसको मानक रूप में लिख लीजिए इस प्रकार से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जो समीकरण युग्म हमें दी जाएगी उसको हम मानक द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के रूप में लिख लेंगे और a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान ज्ञात कर लेंगे। a1 का मान ज्ञात कर लेंगे b1 का c1 का पहले समीकरण से, दूसरे समीकरण से हम a2 b2 और c2 के मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उसके पश्चात हम लगाएंगे सूत्र। वज्र गुणन विधि द्वारा द्विचर रैखिक समीकरण निकाय का हल ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं बच्चों। देखिए वो सूत्र क्या है, हम लिखते हैं x बटे b1 b2 c1 c2 बराबर y बटे जहाँ से छोड़ा था c1 c2 पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे c1 c2 a1 a2 बराबर 1 बटे जहाँ से छोड़ा वहीं से स्टार्ट करो a1 a2 b1 b2। ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, x के बटे में इसको हटा लीजिए, बाकी गुणांक लिखिए b1 b2 c1 c2। फिर y के बटे में c1 c2 a1 a2 लिखेंगे और फिर अचर 1 के बटे में a1 a2 b1 b2 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, जो कि इस विधि का नाम भी है वज्र गुणन, तो हम यहाँ पर भी वज्र गुणन करेंगे। वज्र गुणन क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई इस तरीके से, क्योंकि हम इस विधि में इस प्रकार से वज्र गुणा करते हैं, इसीलिए इस विधि का नाम क्या है, वज्र गुणन विधि। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, हमें मिल जाएगा x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे, देखिए जहाँ छोड़ा वहीं से पकड़ेंगे, c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। वज्र गुणा करते हुए घटा लेंगे b1 c2 माइनस b2 c1, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। फिर देखिए प्रथम एवं तृतीय अनुपात से, भाई ये तीनों अनुपात बराबर हैं तो पहले वाला तीसरे वाले के बराबर करेंगे, तो x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर होगा 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1 के, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा, देखो ये जो बटे वाली संख्या है इधर ऊपर जाके गुणा हो जाएगी 1 से, तो b1 c2 माइनस b2 c1 बटे ये है a1 b2 माइनस a2 b1। इस प्रकार से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप करेंगे किससे, द्वितीय एवं तृतीय अनुपात से, तृतीय अनुपात से अगर आप इन दोनों अनुपातों को बराबर लेकर हल करेंगे, तब देखिए
y बटे में क्या है C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 बटे A1B2 माइनस A2B1, और यहाँ से y बराबर आ जाएगा C1A2 माइनस C2A1 बटे A1B2 माइनस A2B1। ये हमें मिल जाएगी y की वैल्यू। तो वज्र गुणन विधि में हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए जो भी समीकरण युग्म में दिया गया है उसको मानक द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के रूप में लिखेंगे, अर्थात a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, मानक द्विचर रैखिक समीकरण युग्म का रूप। इस रूप में लिखकर a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान प्राप्त कर लेंगे। फिर x बटे में हम लिखेंगे b1 b2 c1 c2। ध्यान रखिए बच्चों, x के बटे में देखो x के गुणांक नहीं लिखे, उसके आगे वाले गुणांक लिखे हैं b1 b2 c1 c2। फिर y के बटे में y वाले नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे c1 c2 a1 a2। क्रम का ध्यान रखिएगा बच्चों, पहले c1 c2 बाद में a1 a2। फिर बराबर 1 बटे में लिखेंगे a1 a2 b1 b2। क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे और घटा लेंगे, वज्र गुणा करके घटा लेंगे। देखिए b1 c2 माइनस b2 c1 x के बटे में, y के बटे में c1 a2 माइनस c2 a1 आ जाएगा, और 1 के बटे में a1 b2 माइनस a2 b1 आ जाएगा। पहले और तीसरे अनुपात को बराबर करोगे x का मान आ जाएगा, दूसरे और तीसरे अनुपात को बराबर करोगे y का मान आ जाएगा। अब देखते हैं बच्चों इस विधि पर आधारित कुछ उदाहरण देखेंगे जिनमें हमें द्विचर रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त होगी, और फिर उसको हम हल करेंगे किससे, वज्र गुणन विधि से। देखिए बच्चों, हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 14 क्या कहा गया है हमसे। इस उदाहरण के अंतर्गत बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट किसके लें, मल्लेश्वरम के, तथा 3 टिकट किसके लें, यशवंतपुर के खरीदें, तो कुल लागत आती है 46 रुपये। परंतु यदि हम 3 टिकट किसके लें, मल्लेश्वरम के, और 5 टिकट किसके लें, यशवंतपुर के खरीदें, तो कुल लागत आती है 74 रुपये। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात करना है। तो ये एक समस्या है जिसके अंदर हमारे पास 2 अज्ञात राशियां हैं। बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया क्या है और बेंगलोर के बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया क्या है। तो ये 2 अज्ञात राशियां हैं, साथ ही 2 शर्तें भी हमें दी गई है। हम बना लेंगे द्विचर रैखिक समीकरण युग्म और फिर उसको हल करेंगे वज्र गुणन विधि द्वारा। देखिए बच्चों, अज्ञात राशियों को हम मान लेंगे चर राशियों के रूप में। तो हल में हम लिखेंगे माना कि बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का टिकट ₹X तथा यशवंतपुर का टिकट ₹Y का है। अर्थात अगर बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम जाएगा एक व्यक्ति तो एक टिकट का किराया है X रुपये और यशवंतपुर का किराया है Y रुपये। अब देखिए बच्चों, प्रश्नानुसार पहली स्थिति में हमें क्या कहा गया है, यदि हम 2 टिकट कहाँ के खरीदें, मल्लेश्वरम के, कितने रुपये हो गए 2X,
और 3 टिकट कहाँ के खरीदे, यशवंतपुर के। कितने रुपए हो गए, 3y। कुल रुपए कितनी है, कुल लागत है 46 रुपए। तो आप लिख लेंगे 2x प्लस 3y बराबर 46, या हम कहें 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0। समीकरण संख्या 1। 46 को इधर पक्षांतरित कर देंगे, माइनस 46 हो जाएंगे। तथा दूसरी शर्त क्या है, यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के खरीदें, 3x किराया मल्लेश्वरम का हो जाएगा, और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो 5y हो जाएगा यशवंत का किराया। कुल लागत कितनी है बच्चों, 74 रुपये, 74 रुपये। और यहाँ से हमें मिल जाएगी दूसरी समीकरण, 3x प्लस 5y माइनस 74 बराबर 0। समीकरण संख्या 2। ये हमें प्राप्त हो गया है द्विचर रैखिक समीकरण युग्म। अब मैं आपको बताऊंगा वज्र गुणन विधि से किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए हम देखिए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान ज्ञात करते हैं। कैसे, देखिए लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर इससे तुलना कर लीजिए। मानक द्विचर रैखिक समीकरण युग्म से क्या होगा, उससे a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए तुलना करने पर a1 बराबर आ गया 2, b1 बराबर कितना आ जाएगा 3, c1 बराबर आ जाएगा माइनस 46, तथा a2 आ जाएगा 3, b2 आ जाएगा 5 और c2 आ जाएगा माइनस 74। तुलना कीजिए बच्चों, पहले समीकरण में a1 b1 c1 मिलेगा, दूसरे समीकरण में a2 b2 c2 मिलेगा। 3 5 माइनस 74, यही मैंने भी लिखा 3 5 माइनस 74। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। अब सूत्र कौन सा, x बटे में, देखिए याद रखने का तरीका क्या है, x बटे में BC माइनस BC, y बटे में CA माइनस CA और 1 बटे में AB माइनस AB। इस तरीके से लिखेंगे, x बटे में BC माइनस BC, y बटे में CA माइनस CA और 1 बटे में AB माइनस AB। याद रखने का तरीका है बच्चों। अब लिख दीजिए यहाँ पर नंबरिंग 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। तो ये हो जाएगा वज्र गुणन विधि द्वारा सूत्र द्विचर रैखिक समीकरण निकाय को हल करने का। यहाँ a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान भर दीजिए। ये आ जाएगा x बटे b1 c2 माइनस 74 को 3 से गुणा कीजिए, 3 चौक 12 हासिल 1 7 या 21 और 1 22, क्या माइनस का 222 आ गया। फिर देखिए ये सूत्र वाला माइनस b2 c1 माइनस 46 को 5 से गुणा कीजिए, 6 पंजे 30 हासिल 3 5 चौक 20 और 3 23, ये आ जाएगा माइनस 230। ठीक है, अब बराबर y बटे c1 c1 माइनस 46 a2 3, तो माइनस 46 को 3 से गुणा करेंगे, 3 6 की 18 3 चौक 12
12 और 1 13, माइनस का 138 आ जाएगा। माइनस C2A1 74 को माइनस 74 को 2 से गुणा कर दीजिए, माइनस का 148 आ जाएगा, बराबर 1/A1B2 हो जाएगा 10, माइनस सूत्र वाला A2B1 हो जाएगा 9। सभी मान मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखे हैं ताकि चिन्हों की कोई गलती न हो। देखिए ये हो जाएगा x बटे माइनस 222 प्लस 230 बराबर y बटे माइनस 138 प्लस 148 बराबर 1/1। यहाँ से x बटे 8 बराबर y बटे 10 बराबर 1 आ गया। पहले और तीसरे को बराबर करोगे तो x बराबर आ जाएगा 8 और दूसरे और तीसरे को बराबर करोगे तो y बराबर आ जाएगा 10। ये है वज्र गुणन विधि। जो भी समीकरण युग्म है उसकी तुलना मानक द्विचर रैखिक समीकरण युग्म से करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकाल लीजिए। सूत्र लिखिए। सूत्र याद करने का तरीका x बटे BC माइनस BC, y बटे CA माइनस CA और 1/, AB माइनस AB। नंबर लगा दीजिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान रख कर हल कर लीजिए। पहले और तीसरे को बराबर करेंगे x का मान आ जाएगा, दूसरे और तीसरे को बराबर करेंगे y का मान आ जाएगा। x बराबर आ गया है 8 और y बराबर आ गया है 10। अतः लिख देंगे बच्चों, अतः बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया वो तो है ₹8, एक टिकट 8 रुपए का है, तथा यशवंतपुर का किराया यशवंतपुर का किराया वो है 10 रुपये। कितने रुपए बच्चों? 10 रुपये। इस प्रकार से हम हल कर लेंगे द्विचर रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से। उम्मीद करता हूं बच्चों इस विधि में अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। वज्र गुणन विधि द्वारा आप किसी भी द्विचर रैखिक समीकरण युग्म को हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 15, इसमें हमसे कहा गया है P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। दो समीकरण आपको दी गई है, एक रैखिक समीकरण युग्म दी गई है, उसमें एक अज्ञात राशि है P और इस P का मान आपको इस प्रकार से ज्ञात करना है ताकि इस समीकरण युग्म का क्या रहे, अद्वितीय हल विद्यमान हो। तो देखिए हल किस प्रकार से करेंगे। जो भी समीकरण युग्म दी गई है उसे लिख लीजिए। 4x प्लस py प्लस 8 बराबर 0, समीकरण संख्या 1। फिर दूसरी समीकरण है 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इस दी गई समीकरण युग्म की तुलना कर लेंगे हम मानक द्विचर रैखिक समीकरण युग्म से। तो लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, इससे तुलना कर लें और तुलना करने पर आपको मिल जाएगा
A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान, A2, B2 और C2 के मान, ये मान मिल जाएंगे। क्या है ये मान देखिए, 4P और 8, A1 B1 C1, 4P और 8, A2 B2 C2 क्या है, 2 2 और 2, 2 है A2, ये भी 2 और ये भी 2। अब क्योंकि दिए गए समीकरण युग्म के अद्वितीय हल विद्यमान है, क्योंकि दिए गए समीकरण युग्म के अद्वितीय हल विद्यमान है, अतः बच्चों याद कीजिए मैंने आपको बताया था द्विचर रेखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल कब होता है। शर्त क्या थी, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल होना चाहिए B1 अपॉन B2 की। याद आया, तीनों शर्तें याद आ गई ना बच्चों। बस अद्वितीय हल की शर्त में रख देंगे हम A1 A2 B1 B2 के मान। तो यहाँ से 4/2 बराबर नहीं होना चाहिए P/2 के, अर्थात P का मान बराबर नहीं होना चाहिए 4 के। हमसे क्या पूछा है, अद्वितीय हल होने के लिए P के मान क्या होने चाहिए। हम बोल रहे हैं अद्वितीय हल होंगे अगर P का मान 4 नहीं होगा। लिखेंगे कैसे इस बात को, लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्म के अद्वितीय हल विद्यमान होंगे यदि P नॉट इक्वल टू 4, अर्थात बच्चों 4 के अतिरिक्त 4 के अलावा 4 के अतिरिक्त P के सभी मानों के लिए अद्वितीय हल विद्यमान है, अद्वितीय हल विद्यमान हैं। P के वे मान जो 4 के बराबर नहीं है, अर्थात P का मान 4 नहीं होना चाहिए। बाकी सभी मानों के लिए दिए गए रेखिक समीकरण युग्म के क्या हैं, अद्वितीय हल विद्यमान है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे। मानक द्विचर रेखिक समीकरण युग्म से तुलना करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकाल लीजिए, फिर अद्वितीय हल की शर्त में रख दीजिए। P नॉट इक्वल टू 4 आने का क्या अर्थ है, P का मान 4 के अलावा और कुछ भी हो सकता है। फिर देखिए बच्चों अगला सवाल, उदाहरण संख्या 16 है। के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब की बार एक अज्ञात राशि है K और इसका मान इस प्रकार से ज्ञात करना है कि इस समीकरण युग्म के क्या हो, अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान हो। समीकरण युग्म को देखकर बताइए बच्चों मुझे A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान। यहाँ दिए गए समीकरण युग्म की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर तुलना कर लें। A1 का मान आ जाएगा बच्चों K,
पहली समीकरण में x का गुणांक, b1 का मान आ जाएगा 3, पहली समीकरण में y का गुणांक, c1 का मान आ जाएगा माइनस में k माइनस 3, ठीक है, तथा a2 बराबर आ जाएगा 12, b2 बराबर आ जाएगा k, c2 बराबर आ जाएगा माइनस k। अब क्योंकि दिए गए समीकरण युग्म के हमें कैसे हल चाहिए, अपरिमित रूप से अनेक हल चाहिए, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हलों अर्थात अनंत हलों की शर्त में हम इसके मान रख देंगे। तो लिखेंगे क्योंकि दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान हैं, अनेक हल विद्यमान हैं, अतः बच्चों देखिए a1 अपॉन a2 इक्वल होना चाहिए b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल होना चाहिए c1 अपॉन c2 के, ये इक्वल होने चाहिए ना। तो यहाँ पर रख दीजिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 के मान। a1 अपॉन a2 तो हो गया k बटे 12, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 3 बटे k बराबर c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा माइनस k माइनस 3 बटे माइनस k। अगर आप प्रथम दो अनुपातों से देखें, प्रथम दो अनुपातों से, तो देखिए आपको मिल जाएगा k बटे 12 बराबर 3 बटे k, और k स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36। यहाँ से k का मान आएगा प्लस माइनस 6, k के दो मान आ गए आपके पास प्लस माइनस 6। अगर आप देखें अंतिम दो अनुपातों से, अगर आप अंतिम दो अनुपातों से देखें तो 3 बटे k बराबर आ जाएगा k माइनस 3 बटे k। यहाँ से 3k बराबर k स्क्वायर माइनस 3k आ जाएगा। इस 3k को भी उधर लेके जाइए तो k स्क्वायर माइनस 6k बराबर 0, k उभयनिष्ठ ले लीजिए, k माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से k के दो मान आ जाएंगे 0 या फिर 6। तो अब तक k के हमारे पास तीन मान आ गए हैं, प्लस का 6, माइनस का 6 और 0। देखिए प्रथम दो अनुपातों से देखा, अंतिम दो अनुपातों से देखा, अब मैं देख रहा हूं प्रथम और तृतीय अनुपात से। प्रथम व तृतीय अनुपात से, पहला अनुपात है k बटे 12 बराबर, तीसरा अनुपात है k माइनस 3 माइनस में, और ये माइनस का k, माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस बन गया। इसीलिए मैंने यहाँ पर भी k माइनस 3 बटे k ही लिखा था, माइनस से माइनस कैंसिल करके बच्चों ध्यान रखिए, है ना। फिर आप कर लीजिए वज्र गुणा, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 12k माइनस 12 तिया 36, सबको इधर लेके आइए, k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 36 बराबर 0। अब देखिए ये है द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद के जैसे ही हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अध्याय 2 में मैंने आपको सिखाया था द्विघात बहुपद के गुणनखंड करना। यहाँ इसको रेखिक बहुपदों के रूप में गुणनखंडित कर लेंगे बच्चों। तो देखिए a गुणा c 36 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात कीजिए जिनको जोड़ने या घटाने पर क्या आए, 12 आए। ठीक है, तो देखिए 36 के गुणनखंडों पर विचार करें हम, तो ये अभिष्ट गुणनखंड हो जाएंगे 6 गुणा 6,
तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 36 बराबर 0। यहाँ से ये हो जाएगा k माइनस 6 बराबर 0। k का मान आ जाएगा 6 और 6। तो तीनों ही स्थितियों में k का मान 6 तो आ रहा है, -6 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है। तो जब आप k के स्थान पे -6 और 0 रखकर इस अनुपात को देखेंगे तो ये संतुष्ट नहीं करेगा k का मान इस अनुपात को। इसलिए हम k का मान केवल क्या लेंगे, केवल 6 लेंगे और लिखेंगे क्योंकि k बराबर -6 और 0 अनुपात, कौन सा अनुपात, k बटे 12 बराबर 3/k बराबर -k-3/-k को संतुष्ट नहीं करता है। अतः k का अभिष्ट मान केवल कितना लिया जाएगा प्यारे बच्चों, 6। k का अभिष्ट मान केवल कितना लिया जाना चाहिए, 6, क्योंकि k बराबर -6 और 0 हमें प्राप्त अवश्य हुए हैं लेकिन वे अनुपात को संतुष्ट नहीं करते हैं। यहाँ ये अनुपात बराबर होंगे तभी तो अपरिमित रूप से अनंत हल विद्यमान होंगे। अतः k का मान केवल क्या लिया जाएगा बच्चों, 6 लिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ जो कुछ मैंने आपको आज सिखाया है आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आप पुनः दोहराएंगे बच्चों। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।